प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि कौन-सा टॉपिक है जिसको आपको तैयार रखना है और कौन-सा टॉपिक है जहाँ से किस इकाई से कितने प्रश्न बनते हैं। कई बार कई मित्रों के अनुरोध आ चुके हैं कि मैम इस पर एक वीडियो डालें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि उस टॉपिक को आप अपना सिलेबस रखें अपने पास, सिलेबस को आप टिक करते चले जाएँ, ठीक है? सिलेबस को टिक करें, क्या ये टॉपिक आपका तैयार है और इस यूनिट से इतने प्रश्न बनने के चांस हैं, पक्का बनेंगे, ये मेरा अनुभव है और मेरा अनुभव बताऊँ किस आधार पर है, 2005 से लेकर के 2020 तक की जो पीवाईक्यू हमने सॉल्व किए हैं, उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, है ना? उस टॉपिक को भी आप नोट करते चले जाएँ, है ना? मैंने लिखा है कि आज की क्लास का टॉपिक है कि किस इकाई से कितने प्रश्न बनते हैं और वह कौन-सा टॉपिक है जिसको आपको 100% यानी 100% आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले बात करती हूँ इकाई 1 का, है ना? इकाई 1 से बता दूँ 5 से 7 प्रश्न बनते हैं। आप बिल्कुल नोट कर लो इकाई 1 के आगे अपना अभी भी वक़्त है। जल्दी से अपनी बुक अपने पास रखो। वहाँ पर इकाई 1 के सामने लिखो कि 5 से 7 प्रश्न बनेंगे ही। फिर आपको देखना क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आता है, हिंदी भाषा और उसका विकास आता है। हिंदी भाषा उसके विकास के अंतर्गत आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा पढ़ना ही पढ़ना है। ये टॉपिक आप अभी भी तैयार कर लो। हिंदी की उपभाषाएँ, बोलियाँ पढ़ना है। आपको यहीं पर शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियाँ क्या हैं, है ना? शब्द निर्माण कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो संधि समास से प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न बनते हैं। फिर आपको मानक हिंदी का जो व्याकरण है ना? उसकी रूप रचना है, संरचना है, उसको देखना है क्योंकि वहाँ से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से प्रश्न बनने के चांस हैं, ठीक है? यहीं पर एक टॉपिक आता है कि कौन-सा शब्द है, किस भाषा से निकला है ना? अरबी, फारसी, ये चीज़ भी आपको देखना है ना? ये हो गया इकाई 1। इकाई 1 का एक हमारा टॉपिक है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा का संवैधानिक स्थिति। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति वो भी आपको देख लेना है, ठीक है? राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी ये बहुत दिनों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। कोशिश ये करिए कि देवनागरी लिपि का भी आपको ज्ञान होना चाहिए बस। इतना टॉपिक तैयार करना है। बाकी यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ छोड़ना चाहिए। और ये सामान्य टॉपिक ही इसका एक बार आप थ्योरिकल पढ़ लेते हैं, है ना? क्योंकि एक मित्र कह रहे थे कि मैम यदि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लें और थ्योरी ना पढ़े तो क्या एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? तो मैंने बताया भैया ऐसा कभी एग्ज़ाम आप कोई एग्ज़ाम ऐसा क्लियर नहीं कर पाएँगे, यदि आप अपना कांसेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं। अब इन टॉपिक को तैयार करने के बाद इकाई 1 से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ से हो गए 5 प्रश्न और 7 प्रश्न, ठीक है? 5 से 7 प्रश्न बनेंगे। ये हो गए आपके 14 नंबर के या 10 नंबर के, ठीक है? अब बात करती हूँ इकाई 2। इकाई 2 फ्रेंड्स आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? जो आप भागते हैं ना कि आप पूछते हैं मैम इकाई 9 से क्या पढ़ें? इकाई 10 से क्या पढ़ें? इकाई 8 से क्या पढ़ें? यदि इकाई 7 से क्या पढ़ें? है ना? ऐसा करके यदि आप इन तीनों इकाई को छोड़ देते हो, मैं कहती हूँ इसको कट कर दो। है ना? तैयारी नहीं तो कट कर दो, अभी भी कट कर दो। लेकिन जो इधर का ये यूनिट है, ये यूनिट है इकाई 1, 2, 3, 4, 5 है ना? 6, 7 इनको तो तैयार रखो। यदि आपको अभी दिक्कत हो रही है, आप कहते हैं कि मैम मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मैंने कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं। आप कह रहे हैं कि मैम मैंने कहानियाँ नहीं पढ़ पाई है, मैंने उपन्यास नहीं पढ़े हैं, मैंने नाटक नहीं पढ़े हैं, मैंने निबंध नहीं पढ़े हैं। यहाँ से केवल मेरा 10% ही तैयार है कि मैं प्रकाशन वर्ष जानती हूँ, उनका पाठ्य परिचय जानती हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानती, मुझे संवाद नहीं याद है ना? यदि आप ऐसा कहते हैं, तो भी मैं आपको बता दूँ, इसको भी चाहो तो आप कट कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊँ पास होने के लिए यानी एग्ज़ाम को यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए कितना आपको तैयार रखना है, मैं बार-बार कहती आ रही हूँ फ्रेंड्स आप केवल 70% याद करो। 70% रखो, हो सके तो 75% ही अपना तैयार रखो, लेकिन यहाँ से आप ये मत कहो कि मुझे नहीं आ रहा है। अब बात करती हूँ इकाई 2 की। इकाई 2 से मतलब मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था 25 जून को मेरा एग्ज़ाम था जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया। उस टाइम मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मेरे पास सिलेबस नहीं था, मेरे पास बुक्स नहीं थे। केवल मैंने बीए और एमए के बेस पर मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरा नेट कभी क्लियर होगा या मुझे ढंग से नेट जेआरएफ का टोटल फुल फॉर्म भी नहीं आता था। नेट क्वालिफाइड होने के बाद लोग कहाँ जॉब करेंगे, कैसे जॉब मिलती है, क्या करेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था फ्रेंड्स। जब मैंने 25 जून को एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो और वीडियो काफ़ी छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी मैं नहीं करूँगी इसलिए मैं फ़ास्ट बोल रही हूँ, फ़ास्ट रिकॉर्ड भी कर रही हूँ।
है ना? तो इकाई 2 जो है ना, अ, तो मैंने यही देखा कि इकाई 2 से जो प्रश्न बने थे, उन प्रश्नों को मैंने नोट कर लिया। जब मैं पेपर देकर आई और मेरा जो आंसर की आया, मैंने उस प्रश्नों को नोट किया और मैंने ये देखा कि इकाई 2 से जो बनने वाला प्रश्न है, वो 39 क्वेश्चन इकाई 2 से बने थे। 25 जून की बात कर रही हूँ, अभी आपके पास पेपर हो तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसी में से आचार्य शुक्ल के कथन भी मैंने ऐड किए थे। इकाई 2 से लिए गए जो कथन थे आचार्य शुक्ल के, उनको भी मैंने ऐड किए थे। तो 29 क्वेश्चन बने थे। तो अभी मान कर चलो कि इकाई 2 जो है ना, इकाई 2 से 35 प्रश्न बनेंगे। अब वो टॉपिक बता दूँ कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। पुस्तक अपने पास रखें और नोट डाउन करें कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, नामकरण है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है? फिर आदिकाल की बात करूँ तो अपभ्रंश से रचनाओं से प्रश्न बनता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य या गद्य साहित्य की बात करूँ तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। यहाँ से कोई टॉपिक नहीं जो आपको छोड़ना पड़े। आदिकाल का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको छोड़ना पड़े। आप जो सिद्ध साहित्य के कवि हुए हैं, है ना? संत हुए हैं, तो उनके कुछ आप पंक्तियाँ भी याद रख सकते हैं, पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं। ये बात हो गई इकाई 2 आदिकाल की। वहीं पर इकाई 2 में हमारा आता है भक्तिकाल, ठीक है? भक्तिकाल आता है और भक्तिकाल आपको पता है इम्पोर्टेंट है, भक्तिकाल से कितने प्रश्न बनते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगी कि आदिकाल से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है? आदिकाल से कितने प्रश्न बनते हैं तो बता दूँ, आदिकाल से 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न से ज़्यादा आदिकाल से नहीं आते हैं। वहीं पर मैं भक्तिकाल की बात करूँ, तो भक्तिकाल के भी ऐसे 2 से 3 प्रश्न, मतलब 2 से 3 प्रश्न ही भक्तिकाल से ही बनते हैं, ठीक है? ऐसे ही रीतिकाल की बात करूँ, रीतिकाल से भी 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। इसी तरह आपको बताना चाहूँ कि भक्ति काल में आपको राम भक्ति शाखा बड़ा इम्पोर्टेंट है, कृष्ण भक्ति शाखा इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण है सूफी काव्य रचनाओं का वर्णन आपको याद होना चाहिए। उनके कृतियों का प्रकाशन वर्ष बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। कृतियों के नायक-नायिका का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको राम भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रमुख जो कवि हुए हैं, है ना? कौन-कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएँ। ऐसे ही कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि, अब बात प्रमुख की हो रही है, याद रखना सिलेबस में स्पष्टता दिया रहता है कि आपको प्रमुख ही पढ़ना है ना? तो ज़्यादा भटकाव में ना रहें, इनके प्रकाशन वर्ष याद रखें, इनकी कविताओं का विषय वस्तु याद रखें और इनका जन्म परिचय थोड़ा अच्छे से याद रखें, इनका जन्म क्रम क्या है ना? इनको मतलब इनकी साहित्यिक विशेषता भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है? ये हो गया भक्तिकाल की बात। अब भक्तिकाल के बाद आता है फ्रेंड्स रीतिकाल, है ना? रीतिकाल को लेकर मैंने कई बार बताया है कि रीतिकाल में आपको पढ़ना क्या है ना? कई बार बताती आ रही हूँ। रीतिकाल में कहने को तो बड़ा छोटा-सा टॉपिक मिलता है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, है ना? इतना ही आता है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवियों को तो आपको याद रखना है क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से कवि रीति सिद्ध के अंतर्गत नहीं आते हैं, कौन से रीतिबद्ध के नहीं आते। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना रीतिकाल का, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको याद रखना है, ठीक है? आप देखोगे आप जब देखोगे उठा करके अपना पाठ्यक्रम का सिलेबस देखोगे, तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। अब प्रमुख कवियों का काव्य मैंने बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार मैंने वीडियो बताया है। आज एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो मैं कभी शेयर नहीं करूँगी। मैं ना तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगी, ना मैं व्हाट्सएप पर, ना ही कहीं पर। केवल यूट्यूब के सिवा मेरी वीडियो मैं कहीं शेयर नहीं करूँगी। उसकी एक वजह है ना शेयर करने की। क्योंकि फ्रेंड्स शेयर करने से ये होता है कि आपको लगता है कि आप यूट्यूब पर अपडेट नहीं रहते हैं। आपको लगता है कि मैम की वीडियो जाएगी तो हम देख लेंगे। आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देख लेंगे और होता ये ऐसा है कि इम्पोर्टेंट जो वीडियो होती है वो आपसे कहीं न कहीं छूट जाती है ना? तो ये हो गई रीतिकाल की बात। अब रीतिकाल में इम्पोर्टेंट ये है कि इनका जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, छंद निरूपक है, रस निरूपक है, ये चीज़ें याद रखना आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ इनके महत्वपूर्ण मतलब उद्देश्य हैं ना, जो इनकी रचनाएँ हैं, उनका उद्देश्य क्या है? एक सामान्य सा चीज़ आपको याद रखना है। नेट के एग्ज़ाम में बता दूँ, कुछ इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है ना? बहुत सामान्य सी बातें आपको याद रख लेनी है। ये नहीं कि कोई बड़ा झमेला, मतलब कोई एक रचना पकड़े तो रचना को बिल्कुल विस्तार से ही पढ़ जैसे पंचाध्यायी को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो रास पंचाध्यायी का पूरा विस्तार से ग्रंथ ही पढ़ डाला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अब यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट है आधुनिक काल, ठीक है? आधुनिक काल फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा इसलिए है कि आपको पता है आधुनिक काल के अंतर्गत इकाई 2 में आधुनिक काल से ही इधर हमने देखा ना कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यदि यहाँ से बात करूँ तो केवल 10 से 15 प्रश्न बनने के चांस हैं, है ना? 10 से 15 प्रश्न ही बन सकते हैं या 10 प्रश्न ही बन सकते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को लेकर के। मेरा मतलब मोटा-मोटा हिसाब है कि 10 से 15 प्रश्न मान के चलो। लेकिन इसके बाद जो आधुनिक काल है,
वहां से 20 से 25 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 20 से 25 प्रश्न बनने के चांस होते हैं केवल आधुनिक काल से। तो आधुनिक काल करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जिसने इस वीडियो को देख लिया तो मान लो अपने एग्जाम में वो बहुत अच्छा करके आएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी, पर कल कुछ ज्यादा रिक्वेस्ट आए इस वीडियो के लिए कि मैम ऐसा वीडियो आप लाए ताकि हम अपनी तैयारी पर एक फोकस्ड एक पैनी नजर रखें कि मुझे केवल इतना पढ़ना है ना। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी गद्य का उद्भव और विकास आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतेंद्र जी की इन्हें हिंदी के लिए क्या काम किया है ना। सांस्कृतिक पुनर्जागरण को पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के लिए क्या काम किया ये आपको देखना है। खड़ी बोली हिंदी का कितना योगदान रहा हिंदी के लिए, या जो हमारे कुछ संपादक हैं जैसे राजा राम मोहन राय हैं, है ना। इन्होंने कितना योगदान दिया है खड़ी बोली हिंदी के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। और कई ऐसे विचारक हुए हैं, है ना, जिसको अपनी इकाई 4 में मैं अभी जैसे ही इकाई 4 पढ़ेंगे वहां पर मैं इसका जिक्र करूंगी। लेकिन जो माफ करना फ्रेंड्स, दरअसल भाई का कॉल आ गया था, है ना। तो बात कर रहे थे इकाई 2 से हम आधुनिक काल की फ्रेंड्स। आधुनिक काल जो है ना, यहाँ से आपको भारतेंद्र युग पढ़ना है, भारतेंद्र की प्रमुख रचनाएं पढ़नी है, द्विवेदी युग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ भी प्रमुख ही पढ़ना है ना, सबको मत अभी सबको मत लेके बैठ जाना। बिल्कुल आप अपने सिलेबस को साथ में रखो कि द्विवेदी युग से प्रश्न कहाँ से बनेगा, है ना। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि आते हैं उनको देख लेना, स्वतंत्रतावादी कवियों को देख लेना। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है ही। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका का कितना योगदान रहा है हिंदी साहित्य के लिए ये आपको देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है छायावाद को देखना, क्योंकि छायावाद एक ऐसा टॉपिक है आधुनिक काल के अंतर्गत कि जहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अब वहां भी आप अपने छायावाद की प्रमुख विशेषताएं आपने देखा, शांत रहो शांत रहो, गंदी बात नहीं। छायावाद की विशेषताएं आपने देखा। इसके बाद फिर छायावाद के प्रमुख कवि, उनका काव्य परिचय जरूर देखना कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, किसमें संकलित हैं, ठीक है। ये चीजें आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि जैसे आप इकाई 6, 7, 8 पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो वहां पढ़ेंगे यहाँ पर ज्यादा आपको तैयार कर लेना है, यहाँ ज्यादा फोकस करना है। तो वहां केवल आपको 10 या 20-25% ही तैयार करना होगा, क्योंकि आपने इकाई 2 में पढ़ लिया है, ये बात आप जानते हैं, स्वयं जानते हैं। तो अब कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स देखना कि जो रचनाएं हैं उनका केवल 2000 तक ही दिया गया है कि इन रचना को आपको 2000 के आगे से नहीं पढ़ना है, 2000 सन तक ही आपको क्लियर रखना है ना। तो उसका भी जिक्र मैं आगे करते चली जाऊंगी। तो यहाँ पर छायावाद पढ़ लो, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना, या नकेनवाद, ये पढ़ना है। यहाँ से कोई डाउट नहीं है, मैं ये नहीं कहती कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आए हुए हैं उनको आपको याद रखना है। लेकिन एक दृष्टि आप ये रखें कि जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो एक दृष्टि आप वहां पर भी डालें कि ये इनका जिक्र यदि बुक में है, हमारी पुस्तक में है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ही होंगी, है ना, या आप अपनी जानकारी के लिए उनको याद रखें, ठीक है। नवगीत विधा को पढ़ना, कुछ दलित कवियों का हो सके तो आप नाम याद रखें। समकालीन कविता को पढ़ना है, लेकिन समकालीन कविता का जो वर्ष है वो 2000 तक ही दिया गया, ठीक है, 2000 से आगे नहीं पढ़ना है। समकालीन पत्रकारिता भी आपको याद रखना है ना। समकालीन पत्रकारिता से मैं देख रही हूँ हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनके संपादक, उनका प्रकाशन वर्ष, बस इतना याद रखना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, है ना। अब बात करती हूँ इकाई 3 की। आप समझ गए कि आधुनिक काल से 20 से 25 प्रश्न बनने के चांस हैं, ठीक है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से केवल 10 से 15 प्रश्न बनने के चांस है। मान के चलो मोटा मोटा हिसाब 10 प्रश्न बनेगा, यहाँ से 20 प्रश्न बनेगा, ठीक है। मैंने 25 ही लिया है, 25 में मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको मैं कम ना बता करके मैं आपको ज्यादा ही बताऊं कि इस तरह आप तैयार रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से मान के चलो 30 प्रश्न हो गए, है ना। 30 से 35 प्रश्न यहाँ तैयार किया आपने। आपने 5 से 7 प्रश्न यहाँ तैयार किया, 5 ही मान के चलो। तो ये 30 और 5 ये 35 हो गए। 35 दुना आपके 70 हुए ना, 70 हुए ना, 35 इधर और 5 इधर, है ना, या 30 इधर 5 इधर, जो भी आप ऐड करना बिल्कुल अपने हिसाब से ऐड करते चले जाना कि इतने नंबर का हमने यहाँ क्लियर किया। अब देखो आपको इकाई 3 में कितने नंबर का क्लियर करना है। आपको मैं मोटा हिसाब बता दूं तो हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य में फ्रेंड्स केवल 100, आप चाहें तो 180 नंबर पा सकते हैं। 180 पर 180 की बात कर रही हूँ, ठीक है। 180 पर आपका नेट हो सकता है ना। 180 नंबर केवल हिंदी की बात कर रही हूँ, है ना। हिंदी साहित्य और दोनों दोनों पेपर को ऐड करके यदि 180 भी आप लाते हैं तो भी बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम की क्वालिफाई होने का, है ना। कटअप कोई ज्यादा नहीं जाता, परसेंटाइल में मार्क्स आता है, वो एनटीए की एक खासियत है, ठीक है। एनटीए जब से एग्जाम ले रहे हैं तब से थोड़ा सा ज्यादा
क्या कर रहे हैं कि साज सज्जा लेकर के दिखा रहे हैं, ठीक है, कि परसेंटाइल में मार्क्स आएगा तो किसी का 95 बताना पड़ेगा, 93 बताना पड़ेगा, ऐसा करके। बाकी बता दूं जो परसेंटेज में है वो कहीं ना कहीं 60, 65 है ना, 58 ऐसा ही जाएगा। लेकिन जनरल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जनरल की बात कर रही हूँ, इसके नीचे आप 2-3% हटाते चले जाएं तो ओबीसी, एसटी, एससी के लिए भी आप काउंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो ये दोनों को मिला करके आपका मतलब 180 आता है ना, 180 आता है। आप कोशिश करें 190 जाए, कोशिश यही करें। मैं तो बार बार कहती हूँ कि यदि हिंदी का आपका ये 4-5 टॉपिक तैयार है, इकाई 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्लियर जाएगा। क्योंकि आपके पता है कि 20 नंबर के तो आपके कंप्रीहेंशन ही आते हैं। कंप्रीहेंशन में आप कम से कम 15 नंबर का सही कर लो, 16-17 नंबर का सही कर लो, है ना। तो अब चलो इकाई 3 की बात कर लेती हूँ। इकाई 3 का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको छोड़ना पड़े। बड़े ध्यान से आप वीडियो को देखें, आप टिक करते चले जाएं, है ना, आप टिक करते चले जाएं। पर इकाई 2 में एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, इकाई 2 का जितना भी टॉपिक है, चाहे आप प्रेमचंद युग पढ़ें, है ना, चाहे आप उपन्यास पढ़ें, उपन्यास से 2-3 प्रश्न बनेंगे, चाहे आप कहानी पढ़ें, कहानी से भी 2 या 1-2 प्रश्न बनते हैं, है ना, नाटक से भी 2-3 प्रश्न बनने के चांस हैं, चाहे हम निबंध पढ़ें, निबंध से भी 2 या 3 प्रश्न बनेंगे, 2 प्रश्न बनेंगे निबंध से। आलोचना विधा से 3 प्रश्न बनने के चांस हैं। और जो अन्य गद्य की विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, यहाँ से बता दूं एक एक प्रश्न सभी से आ सकते हैं। हो सकता है कोई 1-2 प्रश्न, 1-2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए, जैसे रेखा चित्र को छोड़ दिया जाए, डायरी को छोड़ दिया जाए, या फिर आत्मकथा, जीवनी को, किसी एक को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से 5 या 6 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है, हिंदी की अन्य गद्य विधा से 5 या 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ये देखो यहाँ से अब आप कैसे तैयार रखते हैं, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बात करती हूँ इकाई 3 की। इकाई 3 का ऐसा भी कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ना पड़े। बता दूं इकाई 3 में आपको काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, यहाँ से परिभाषाएं याद रखनी है, ठीक है। रस संप्रदाय में बात करूं तो आपको यहाँ परिभाषाएं भी याद रखनी है कि कौन से आचार्य ने रस सिद्धांत के लिए क्या परिभाषा दी है। रस निष्पत्ति भी इम्पोर्टेंट है, साधारणीकरण भी इम्पोर्टेंट है ना। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, इनके प्रवर्तक और इनका आपको टाइम पीरियड याद रखना है, इनका समय याद रखना है कि ये संप्रदाय कब स्थापित किए गए। और इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, रचनाएं भी आपको देखना पड़ेगा, उसका समय भी आपको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ यहाँ से है नहीं, बस यदि इसका थ्योरिकल यदि आप पढ़ते हैं, है ना, जिनके पास दृष्टि की पुस्तक है, यदि उसको आप अच्छे से आपने 1-2 बार पढ़ा है इधर साहित्य शास्त्र को, भारतीय काव्य शास्त्र को, तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। काव्य दोष पढ़ लेना, काव्य गुण भी पढ़ लेना, क्योंकि काव्य दोष, काव्य गुण आता है कि किन आचार्यों ने कितने काव्य गुण माने हैं। फिर एक बात आता है, वहीं पर एक टॉपिक है हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत बता दूं कि इतना टॉपिक ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है ना। अरस्तु को जरूर पढ़ें, प्लेटो को जरूर पढ़ें, ठीक है। वहीं पर आपको वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, कॉल्डिस को पढ़ना है, टीएस इलियट को पढ़ना है, ठीक है। हो सके तो आई रिचर्ड को भी अच्छे से याद रख लें। और बाकी यहाँ से आपका टॉपिक है कुछ मिथक, प्रतीक, बिंब, फैटेंसी, बहुत ही सरल है। इसके आपने अर्थ निकाल लेने हैं, ठीक है। मिथक, प्रतीक, बिंब, फैटेंसी का अर्थ यदि आपको निकाल लेते हैं तो भी यहाँ से आप कैसे भी करके, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न ज्यादा बनते हैं यहाँ से, तो आप कर पाएंगे। ये हो गया। अब बात करती हूँ इकाई 4 की। फ्रेंड्स इकाई 4 आपको पता है, इकाई 4 पहले टॉपिक बहुत सूक्ष्म था, है ना। पहले का सिलेबस था वहां पर सब कुछ ये ऐड थे, लेकिन अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। तो इकाई 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं पर आपको दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी। भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण को आप जानते हैं, आपने अपने लेसन में भी पढ़ा है ना। और महावीर द्विवेदी को आप जानते हैं कि इनसे संबंधित जो कुछ बातें हैं आपने ऑलरेडी बीए और एमए में इसको रीड किया हुआ है। अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन को, और साथ ही साथ गांधीवादी दर्शन को आपके पास टाइम हो तो पढ़ें, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन इतना आप जरूर याद रखें, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श को आप जरूर देख लें, ठीक है। ये बात हो गई वैचारिक पृष्ठभूमि की। और यहाँ से बता दूं कितने प्रश्न बनेंगे, तो तीन प्रश्न आप मान के चलो, इकाई 4 से 3 प्रश्न बनेंगे, 3 से 4 प्रश्न। पिछली बार तो 5 प्रश्न आया था, मेरे ख्याल से 5 प्रश्न पिछली बार इकाई 4 से बना था। लेकिन इस बार आप एक मोटा हिसाब पकड़ो तो 3 से 4 प्रश्न इकाई 4 से बन सकते हैं, है ना। अब आप नोट करते चले जाना कि कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब बात करूं इकाई 5 की, तो आप इकाई 5 से बिल्कुल मत डरो फ्रेंड्स।
यहाँ से प्रश्न बनने के चांस 3-4 ही प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं आते। यहाँ से पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं और मैं तो देख रही हूँ कि 2-3 बार से केवल वही रामचरितमानस का उत्तरकांड से 2-3-4 बार प्रश्न बने हैं, है ना? जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हो गई, उर्वशी हो गई, रत्नरथी हो गई और आपका पद्मावत हो गया, है ना? कबीर ग्रंथावली को देख लीजिए। तो यहाँ से कुछ यदि आप पंक्तियों को पढ़ते हैं, इनका प्रकाशन वर्ष याद रखते हैं, इनके संपादक याद रखते हैं कि कौन से संपादक हैं, तो भी आपका कम काम चल जाएगा। और काव्य का रूप ज़रूर याद रखें कि काव्य का रूप क्या है और यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप भावार्थ निकाल सकते हैं, ये बहुत ईज़ी है। यदि इतना भी नहीं हो पा रहा है तो नेट का एग्ज़ाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, है ना? यदि पंक्ति को पढ़ कर के भावार्थ नहीं निकाल पाते कि उसमें रस क्या है, अलंकार क्या है या उसका छंद रूप क्या है या उस कविता को पढ़ने से कैसा भाव प्रकट हो रहा है, यदि ऐसा नहीं निकल पाता तो फिर मेरे ख्याल से एग्ज़ाम देना ठीक नहीं है आपके लिए। बाकी आप सब प्रिपेयर हैं, आप सब कर पाते हैं, सबसे मुझे बड़ी उम्मीद है ना? तो ये इकाई 5 हो गया। इकाई 5 के जितने भी मतलब पात्र परिचय वो इन जितने भी प्रकाशन वर्ष हैं, है ना? चाहे हो जाए कितनी नावों में कितनी बार, गीत फरोश सतपुड़ा के घने जंगल, जो भी हो मैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर हूँ, यदि मैं लाइव कैमरे पर होती तो मैं आपको दिखाती कि मैंने किताब पर कैसे सब कुछ लिख रखा था, है ना? किताब पर मैंने लिखा था पूरा सबका एक-एक प्रकाशन वर्ष कि और याद रखना मैं 19-19 को मैं कट कर देती हूँ। केवल ऐसे 34 लिख लिया, है ना? ऐसे 35 लिख लिया। जैसे मुझे बताना हो कि अंधेरे में कब प्रकाशित हुआ या नक्सल वाड़ी कब प्रकाशित हुआ तो मैं 70 लिख देती हूँ, है ना? ऐसे मैंने 70 लिखा और मैं 19 को मैंने कट किया। मुझे पता है क्योंकि 19 की रचनाएँ हैं, है ना? तो इस तरह कर सकते हैं। इकाई 6 में फ्रेंड्स उपन्यास लगा है, यहाँ पर केवल आपको इनका पात्र परिचय याद रखना है, इनका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, केवल इनका उद्देश्य याद रखना है कि ये इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है लिखने का, उपन्यास किस अंचल से मतलब ग्रामीण अंचल से है या शहरी अंचल की बात कही गई है, कौन-सा उपन्यास का क्या मतलब रूल है उपन्यास के क्या लिखने के क्या मतलब उद्देश्य रहे हैं लेखक के, ये चीज़ें याद रखें, इतने से भी आपका काम चल सकता है। ऐसे ही आपको इकाई 7 में आपको रख देखना है यदि आप कहते हैं कि मैम हम कहानी पढ़ नहीं पाए 20-25 कहानियाँ हैं, 21 कहानियाँ हैं, 21 कहानी को पढ़ना ही मेरे बस का नहीं था या नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं बस पात्र परिचय, प्रकाशन वर्ष याद रखें लेखक का आपको जन्म क्रम याद रखना है, कहानी का उद्देश्य याद रखना है, ठीक है? ये याद रखना है यदि इतना आप करते हैं तो भी एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी सरल हो सकता है ना? इकाई 8 बड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। इकाई 8 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न कितने बनते हैं? बता दूँ 2 या 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, है ना? ऐसे ही इकाई 7 से 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं। इकाई 8 से बता दूँ 4 प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, ठीक है? अब यहीं पर बता दूँ ये जो प्रश्न बनते हैं ना, जो भी प्रश्न बनाने वाले हैं, आयोग में 1 प्रश्न सेलेक्ट नहीं होता, एक कम से कम 20 प्रश्न पत्र बनते हैं और 20 प्रश्न पत्रों में से केवल 1 प्रश्न पत्र या 2 प्रश्न पत्र को सेलेक्ट किया जाता है। और बता दूँ प्रश्न पत्र बनाना इतना आसान नहीं है यूजीसी नेट का, ठीक है? आपको पता है कि 29 राज्यों के कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं तो इतना आसान नहीं है कोई सरल सा प्रश्न आपके पास आपके समक्ष प्रस्तुत कर देना। उसको फ्रेंड्स बहुत जाँचा परखा जाता है, तब प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए बताना चाहूँगी कि हिंदी नाटक को इकाई 2 है ना? जो हमारा इकाई 2 है इकाई 2 और इकाई इधर जो ये 7, 8, 9, 10 की मैं बात कर रही हूँ ना, इन दोनों को समाहित करके प्रश्न दिए जाते हैं, है ना? तो इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि इकाई 2 से बनने वाला जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन इकाई 2 है, तो इसको आप तैयार रखो। इसको इतना बेहतर तैयार रखो कि यहाँ से भी आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी देखो सभी इस ऐज में हैं, है ना? कोई कुछ लोग हैं जो 35 वर्ष के हैं, कुछ 30 वर्ष के हैं, कुछ 25-20 वर्ष के हैं। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएँगे या फिर प्रश्नों को समझने की समझ शक्ति आप में है कि किस टॉपिक से प्रश्न बना है, चाहे वो इकाई 2 से आएगा तो आप समझ जाएँगे, इकाई 6 से आएगा तो आप समझ जाएँगे, है ना? तो वही बात यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि इकाई यदि 8 की बात करूँ तो यहाँ पर अंक है ना, कौन-सा नाटक कितने अंकों में विभाजित है, पात्र परिचय बिल्कुल रट के जाए, सभी मैं ये नहीं कहती कौन-सा छोड़ दो, कौन-सा मत पढ़ो। यहाँ पर आपको सभी इकाई 6 से पात्र परिचय, इकाई 7 से इकाई 8 से आपको बिल्कुल टोटल पढ़ना है। यहाँ कुछ छोड़ने की बात मैं नहीं कह रही हूँ। जितना आप ज़्यादा यहाँ से समाहित कर सकें, जितना आप अपने अंदर प्रवेश कर सकें, उतना कर लें। जो आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसको छोड़ दें। ठीक है, ऐसे ही इकाई 9 हमारा है हिंदी निबंध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आपके पास इसका क्रम है ना? प्रकाशन क्रम है जैसे दिल्ली दरबार दर्पण 77 में, तो फिर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है 84 में, है ना? जितने भी हैं तो यदि आपके पास क्रम है ठीक है, नहीं है तो मैं ग्रुप में
पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर लेना। ये हो गया। इकाई 10 का आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है, ठीक है, प्रकाशन वर्ष याद रखना है। ये जो कृति है वो उस कृति का रूप क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृति का रूप क्या है, जैसे कि रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जीवनी है, व्यंग रचना है ना। यहाँ पर भी आपको इनके उद्देश्य ही याद रखने हैं। बता दूं, टाइटल एक इतना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लो कोई टाइटल आ गया कि एक साहित्य की डायरी है ना, मुक्त बोध की है, 1964 में एक साहित्य की डायरी आ गई। तो अब आप टाइटल से तो आधा सब कुछ निकाल सकते हो कि इसमें बात क्या कही गई होगी, है ना, क्या बात इसमें समाहित है। जैसे मान लो आ गया कि माटी की मूर्तें, अब माटी की मूर्तें राम ऋषि बेनीपुरी की है, तो आप टाइटल से ही 10% अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर किस बात को रखा गया होगा, है ना। साहित्य पढ़ना इतना देखो कठिन नहीं है, बस साहित्य को आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप इसको समझ गए तो आपको कोई भी एग्जाम आपका कठिन नहीं जाएगा। वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो ये देखो मैंने सब कुछ जिक्र कर दिया कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। और निष्कर्षतः मैं ये कह दूं कि फ्रेंड्स, यदि आप इतना भी तैयार करते हैं, 1 2 3 4, है ना, इतना भी तैयार करते हैं, तो भी एग्जाम आपका सही जा सकता है। कब? जब आपके अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद अनुच्छेद को आप कंप्लीटली सही कर पाते हैं, है ना। अनुच्छेद को आप चाहें तो हमारे अनुच्छेद से 10 प्रश्न बनते हैं 20 नंबर के, 20 में से 18 आप सही करें, 20 में से आप 15-16 सही करें, इतना भी करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ स्थापना और तर्क वाले प्रश्न को भी आपको सही करना पड़ेगा, है ना। तो ये परीक्षा के लिए इतना ही काफी है। बाकी यहाँ आप जैसे ही बने अनुमानतः करते चले जाना, कोई डरना नहीं है। बस आपके जो कर्म है ना, वो उस कर्म के साथ कर्म फल जुड़ते चले जा रहे हैं। जितना समय आप एग्जाम के लिए दोगे और अभी दोगे, यही सही समय है परीक्षा की तैयारी का, है ना। ये परीक्षा से 15-20 दिन 30 दिन पहले जितना आप तैयार रखते हैं, वही परीक्षा में काम आएगा, ना कि 1 वर्ष से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। भूलता बहुत है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, टॉपिक भी काफी ज्यादा है, पढ़ना भी काफी डीप है, तो चीजें भूलती चली जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि सब कुछ मुझे याद है, मुझे भी भूलता है, बस ये है कि मुझे रिवीजन बार बार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर करें, अपना फीडबैक सेंड करें। और मैंने कहा है कि मैं वीडियो कहीं भी शेयर नहीं करूंगी, केवल यूट्यूब पर मेरी वीडियो रहेगी। आप चाहे तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, इसके बाद मैं ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगी फ्रेंड्स, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।